गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं दीपक सर, कक्षा 7 में से तीसरा पाठ है आंकड़ों का प्रबंधन। ओके, तो अब देखते हैं, ये पाठ आपके लिए नया है तो उसमें देखते हैं कि उसकी भूमिका क्या है। पिछली कक्षाओं में हमने देख चुका है कि हम कोई भी विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को साथ में कार्य किया करते हैं। आंकड़े एकत्रित करना, उनको सारणीबद्ध करना और उन्हें दंड आलेखों के रूप में प्रदर्शित करना सीखा था। छठी में हमने सीखा था ना कि वो हमको सारणी बनाते थे। हाँ, तो वो सारणी के जैसे यहाँ पे कुछ अन्य प्रकार के आंकड़े होंगे जिसमें अब आलेख बनाएंगे। जैसे कि समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, टेलीविज़न, अन्य साधन हो तो उसके हिसाब से उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सारणी दी है, नगरों का तापमान है 20/6/2006 का। अहमदाबाद में कितना था? सबसे ज़्यादा 38, न्यूनतम 29 डिग्री था। वैसे यहाँ पे अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई, ऐसे उनके सबसे ज़्यादा तापमान कितना था और सबसे कम तापमान किसका था वो भी हमको दर्शाया है। और यहाँ पे विश्व कप 2006 फुटबॉल का भी दर्शाया कि यूक्रेन ने सऊदी अरब को कितने गोलों से हराया? तो 4-0 से हराया। स्पेन ने ट्यूनीशिया को 3-1 से हराया और स्विट्ज़रलैंड ने टोगो को 2-0 से हराया। तो ऐसा जो है उसको हम सारणी यानी कि उसका ये आंकड़े बोलते हैं उसको। अब आंकड़ों के संग्रह आपको क्या बताते हैं? ये जो है आंकड़ों का संग्रह है कि जैसे कि उदाहरण हमको दिया है कि आप यह कह सकते हैं कि 20/6/2006 को जम्मू का अधिकतम तापमान सबसे अधिक था। या हम कह सकते हैं कि बुधवार को कोई बच्चा अनुपस्थित नहीं था। कैसे हम कह सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, ये सारणी में देखो कि एक कक्षा में साप्ताहिक अनुपस्थिति दर्शाने वाले आंकड़े, यानी कि सोमवार को यहाँ पे 3 दिए हैं। 3 का मतलब कि एक बच्चे को निरूपित करता है। 3 यानी कि वो 3 बच्चे। मंगलवार को 1 बच्चा, बुधवार को डैश किया है तो 1 भी बच्चा नहीं है। गुरुवार को कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। शुक्रवार को 2 बच्चे हैं और शनिवार को 4 बच्चे हैं। तो इसके ऊपर से हम देखेंगे तो ही हमको मालूम पड़ जाएगा तुरंत ही कि बुधवार को 1 भी बच्चा उपस्थित नहीं है। तो ये जो है ये सारणी अनुपस्थिति यानी कि आंकड़ों की जगह पे हम कुछ लिखते हैं या फिर बनाते हैं, तो वो हो गया आंकड़ों। अब आंकड़ों का संग्रह, आंकड़े यानी कि जो हम डेटा बोलते हैं। हाँ, तो डेटा जो है यानी कि नगरों के तापमान के बारे में आंकड़े हमें बातें बता सकते हैं, परंतु ये आंकड़े हमें यह नहीं बता सकते कि पूरे वर्ष में किस नगर का अधिकतम तापमान सबसे अधिक था। यह जानने के लिए हम नगरों में से प्रत्येक नगर के पूरे वर्ष के दौरान रिकॉर्ड किए गए वो हमको चेक करना पड़ता है, बराबर। तो फिर यहाँ पे ये जो है सारणी में दर्शाए गए प्राप्त नहीं हो सकते। तो इस प्रकार आंकड़ों को इकट्ठे करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक कि हम इनका उपयोग किसके लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? तो ऐसी परिस्थितियाँ है जो है कि गणित में अपनी कक्षा के प्रदर्शन का, या फुटबॉल या क्रिकेट में भारत के प्रदर्शन का, किसी क्षेत्र में महिला साक्षरता दर का, या फिर आपके आसपास के परिवारों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या का। तो ये सब इसकी जानकारी इकट्ठा करके उसके आंकड़े हम लिख सकते हैं। अब आंकड़ों का संगठन कैसे करेंगे? आंकड़े तो इकट्ठे हो गए, अब उसका संगठन हमको कैसे करना है तो उसके बारे में, जैसे ये यहाँ पे ड्राइंग बनाया गया तो उसमें देखो यहाँ पे एक टीचर होगी या फिर कोई है लेडी, वो देख के कंटाल गई कि अब इसका डेटा तो मिल गया, अब इसका संगठन कैसे करें। तो हाँ, तो ऐसे तो आंकड़ों को संग्रहित करते हैं तो हम उन्हें रिकॉर्ड करके उसको संगठित करना होता है। जैसे कि कक्षा अध्यापिका सुश्री नीलम यह जानना चाहती है कि अंग्रेजी में बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहा। तो विद्यार्थियों ने कितने अंक प्राप्त किए? तो यहाँ पे सभी विद्यार्थियों के अंक लिखे हैं कि 23, 35, 48, 30, 25, 46, 13, 27, 32 और 38। अब इसके ऊपर से यानी कि ये सीधे आंकड़े लिखे हैं तो उसको सरलता से हम समझ नहीं सकते। तो उसको समझने के लिए नीलम ने क्या किया? उसके एक सहकर्मी की आवश्यकता यानी कि सहायता ली। तो उन्होंने या ऐसी उसको सारणी बना के दी
कि यहाँ पे रोल नंबर लिखो, यहाँ पे उसका नाम लिखो और उसमें यहाँ से लिखो कि 50 में से इतने प्राप्त किए, फिर रोल नंबर, नाम और 50 में से। तो उसको पहला रोल नंबर था जिसका नाम अजय था, उसने 23 नंबर प्राप्त किए। ऐसे यहाँ पे 10 के 10 के नाम और रोल नंबर लिखे। अब उसके ऊपर से उन्होंने समझने के लिए कुछ और जानकारी चाहती थी। क्या जानकारी चाहती थी? तो दूसरी सारणी वैसे बनाई कि रोल नंबर, अब यहाँ पे था 50 में से प्राप्त अंक 48, यानी कि जो सबसे ज़्यादा था, जिसके अंक सबसे ज़्यादा थे उसको पहले लिखा, यानी कि उसका रोल नंबर 3 था। फिर उससे कम यानी कि 46 था, उसका नाम गोविंद, तो उसको 6 रोल नंबर था। ऐसे उसको जिसके ज़्यादा नंबर आए थे उसके हिसाब से उसको लगाए, बराबर। अब नीलम यह जानने में समर्थ हो गई कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, हाँ, किसकी सहायता से? तो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स है, सबसे ज़्यादा जिसके नंबर है उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे कम जो जय है, जो 7 नंबर का है, हाँ, 7 रोल नंबर का है, उसको 13 नंबर मिले हैं, तो उसको कम है। तो वैसे ही हमारे स्कूल के रजिस्टर हो, प्रगति रिकॉर्ड हो, अभ्यास पुस्तिकाओं में ऐसे तापमान के रिकॉर्ड हो, ऐसे आंकड़े जो है वो सारणीबद्ध रूप में होते हैं। कुछ आंकड़ों के बारे में हम सोच सकते हैं और सारणी के रूप में बता सकते हैं। अब है उसका प्रतिनिधि मान, यानी कि उसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है। प्रतिनिधि यानी कि औसत, जिसको हम इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। कि ऐसे कोई किसी को पढ़ते हुए या फिर सुना होगा कि ईशा अपनी पढ़ाई पर प्रतिदिन औसतन लगभग 5 घंटे का समय व्यतीत करती है, या फिर इस समय वर्ष का औसत लगभग 40 डिग्री तापमान है, या फिर मेरी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है, या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि यहाँ से गांव जाने के लिए औसत या फिर लगभग का इस्तेमाल करते हैं, औसत 12 घंटे तो लगते ही हैं, हाँ। तो ऐसे जो है वो जिसको प्रतिनिधि मान कहा जाता है, औसत देखा जाता है, तो हम ऐसे लिखते हैं कि इतना हो सकता है, औसत है। तो इस प्रकार से इसका मूल्य हमको ज्ञात करना है। कैसे? तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधि या केंद्रीय मानों की आवश्यकता होती है। इनमें से एक प्रतिनिधि मान यानी कि अंक गणितीय माध्य या समांतर माध्य होता है, हाँ। तो उसको अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य जो है उसको एरिथमेटिक मीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एरिथमेटिक मीन्स कहते हैं। अब है अंकगणित माध्य जो है, तो आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांश प्रयोग किए जाने वाला प्रतिनिधि मान जो है वो अंकगणितीय माध्य है, जिसे हम उसको शॉर्ट में बोले तो उसको खाली माध्य कहते हैं, मीन कहते हैं, हाँ। तो ये वाला माध्य आपको याद रखना है। क्या? माध्य। यहाँ पे 2 बर्तनों में क्रमशः 20 लीटर और 60 लीटर दूध है। 2 बर्तन हैं, एक बर्तन में 20 लीटर है और दूसरे बर्तन में 60 लीटर है। तो यदि दोनों बर्तनों में बराबर दूध रखा जाए तो प्रत्येक बर्तन में कितना दूध होगा? तो अब दोनों बर्तनों का जोड़ करते कितना होता है? 20 और 60 कितना होगा? 80। अब दोनों बर्तनों में एक समान रखना है तो दोनों में कितना कितना हो सकता है? तो दोनों में 40-40 हो सकता है। तो ये ज्ञात करने के लिए वो उसको बोलते हैं कि माध्य, यानी कि ये औसत या फिर अंकगणित का माध्य होगा कि दूध की कुल मात्रा कितनी थी? तो 20 + 60। बर्तनों की संख्या कितनी थी? तो 2 बर्तन, तो 80 भाग में 2 करो तो 40 लीटर, यानी कि प्रत्येक बर्तन में 40 लीटर दूध होगा। तो ये जो है माध्य ज्ञात करने के लिए कि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या, ये जो है उसमें आपको ये वाला जो है माध्य का सूत्र है, माध्य का सूत्र है। तो सूत्र, ये जो सूत्र है वो आपको अच्छी तरह से 10 बार लिख देना है कि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या। सूत्र के ऊपर से आगे उदाहरण दिए हैं वो हम देखते हैं कि उदाहरण नंबर 1 कि आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है, तो उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? औसत। औसत या फिर उसको माध्य बोलते हैं। तो माध्य बराबर पढ़ाई में लगाया गया कुल समय और दिनों की संख्या जिसमें पढ़ाई की।
तो कितने 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे का जोड़ करेंगे। और कितने दिन हैं, वो 3 दिन हैं, तो बट्टे में 3 होगा। तो 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 को 3 से भाग करो तो 4 घंटे, यानी कि उसकी औसतः प्रतिदिन 4 घंटे तक उसने पढ़ाई की। अब उदाहरण नंबर 2 है, फिर एक बल्लेबाज जो है, तो एक बल्लेबाज ने क्या दिया है कि बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित संख्याओं में रन बनाए, जैसे कि 36 है, 35, 50, 46, 60 और 55 ऐसे पारियों में उसने रन बनाए। तो उसने औसतः कितने रन बनाए एक पारी में, तो उसका माध्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सभी जितने भी रन बनाए उन सब का जोड़ करेंगे तो कितना होगा, 282। अब कितनी पारियों में उसने बनाया, तो यहाँ पे लिखा है कि 6 पारियों में। तो जितना भी जोड़ का आया टोटल, उसको फिर 6 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 47। यानी कि एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य क्या होगा, 47 होगा, बराबर। तो ये माध्य के ऊपर से हम उसका औसत मूल्य, औसत मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद है प्रसार या परिसर। ये जो है प्रसार और परिसर, वो ध्यान में रखना है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर से हमें प्रेक्षणों के प्रसार का एक अनुमान लग जाता है। इसे सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटाकर ज्ञात किया जा सकता है। तो हम इस परिणाम को आंकड़ों का प्रेक्षणों का प्रसार या परिसर कहते हैं। यानी कि जो भी हमको आंकड़े दिए हैं उसमें से कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, तो बड़े में से छोटे को हम माइनस करेंगे, तो जिसके ऊपर से हमको उसका प्रसार मिलेगा। अब उदाहरण 3 दिया है कि एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इतनी है, इतने वर्ष हैं अध्यापक में। सबसे लिखा है कि सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है, तो इसमें से हमको देखना है कि जो सबसे बड़ा है अंक वो सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक हैं, और सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है, तो सबसे छोटी उम्र वाले कितने हैं वो चेक करो और लिखो। दूसरा, अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है और अध्यापकों की माध्य आयु क्या है। सबसे पहला हमको, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी संख्याएं लिखी है उसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही और अवरोही मालूम है ना, चढ़ते और उतरते क्रम में है, तो यहाँ पे सबसे छोटा उससे बड़ा, बड़ा बड़ा ऐसे होता जाएगा। फिर यहाँ पे देखना है सबसे बड़ा कितना है, तो 54। तो सबसे बड़े उम्र वाले वर्ष आयु 54 है और छोटी उम्र वाले 23 हैं। अब अध्यापकों की आयु का परिसर, परिसर ज्ञात करना है, तो बड़े में से छोटे को घटाना है तो 31 वर्ष होगा। और माध्य ज्ञात करना है, तो जितने भी आयु है यानी कि जितनी भी संख्या है सबका जोड़ करो, और कितने हैं वो तो 10 है अध्यापक, तो 10 से उसको भाग करो तो 35 वर्ष हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि सबसे पहले जो भी आंकड़ा दिया होगा उनको पहले आरोही क्रम में लगाओ। परिसर ज्ञात करना हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ, और माध्य ज्ञात करना है तो जितने भी सारे आंकड़े सबका जोड़ करो, और जितने भी आंकड़े हैं उसकी संख्या के साथ उसका भाग करो, तो उससे हमारा माध्य मिल जाएगा। अब प्रश्नावली जो है 3.1 वो अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू।